विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर अपने लक्ष्य के प्रति आप निरंतर परिश्रम और कंटिन्यू रूप से निरंतरता यदि अपने कर्तव्य में रखते हैं तो कर्तव्य निश्चित रूप से, क्योंकि कर्तव्य का रास्ता ही सफलता की ओर ले जाता है। और इसी श्रृंखला में आज जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, अग्निवीर जीडी का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 हम आप लोगों के लिए लेकर आए, हल करवा रहे हैं। और साथियों नेक्स्ट यहां पर देखिए, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी। तो साथियों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। और आपको यह पता है कि जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, यस किसका, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत जब आया, यहां पर 3 फरवरी 1928 को भारत साइमन कमीशन आया साथियों। और उस क्योंकि साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर फोकस डालना था, तो उस समय साइमन वापस जाओ के नारे लग रहे थे। और उसके अंदर ये देखिए, इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। तब इनके लाठी लगने से क्या हो गई, मौत हो गई। तब कहा गया था कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो है कि कील ताबूत सिद्ध होगी। तो ये स्टेटमेंट जब आया था, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो इसका गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को, लेकिन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्ट कमेटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट कमेटी देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत में मोस्टली संवैधानिक सुधार हुए, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आप सब जानते हैं, और द्वैध शासन प्रणाली 1919, और आप ये भी जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जो इंडियन संविधान का 70% वहां से लिया गया। किससे लिया गया, भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग किससे लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। और ठीक है, इसके अंदर, और यहां पर अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, भीमराव अंबेडकर, जिनका संबंध कहां से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो यहां पर देखिए 14 अप्रैल आप सब जानते हैं, उस दिन अंबेडकर का जो ये जयंती मनाई जाती है, ये देख लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसका राइट आंसर यहां पर एक शब्द आ रहा है, यहां पर देखिए राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी संविधान सभा के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के क्या थे, स्थायी अध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान सभा के, ठीक है, तो क्या थे, स्थायी अध्यक्ष। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए स्क्रीन पर, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तीसरा, आपके लिए स्क्रीन पर, किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा। तो आप सब जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहलाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज तक मीडिया की भूमिका देश के लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष की गलतियों को उजागर करता है और उनकी जो अच्छाइयां होती है उनको जनता तक पहुंचाता है, उसकी योजनाओं को। तो यहां पर ये बर्क थे, एडमसन बर्क जो थे, उन्होंने क्या कहा, मीडिया को चौथी क्या कहा, सत्ता कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए स्क्रीन पर 4, भारत में सोने की खान। साथियों भारत में सोने की खान, आपने कोलार का नाम सुना होगा, कोलार की खाने। ठीक है, कोलार की खाने, और कोलार की खाने कहां पर है, कर्नाटक में, राइट, कर्नाटक। भारत में सोना कम निकलता है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, बीजाकुंडा का नाम सुना होगा आपने, बीजाकुंडा। ठीक है, तो बीजाकुंडा में आपने देखा होगा डायमंड, हीरा, भारत का जो हीरा था, डायमंड। ठीक है, बाद में बताया जाता है कि साहब नादिर शाह ले गया उसको, हालांकि बाद में कई बार ऐसी चीजें आई, ब्रिटिश राज में रानी को दे दिया गया। ठीक है, जो बड़ा मुद्दा छाया रहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। साथियों मुंबई के अंदर एक कॉलेज था संस्कृत, उसके अंदर 28 दिसंबर, आज देखिए आवाज थोड़ी खराब है, 1885 में यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर स्थापना दिवस भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना
A.O. होम ने इसकी क्या की, स्थापना की। ठीक है, इसके साथ साथ में इसके इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता यानी पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र। ठीक है, कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, WC बनर्जी भी इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। देखिए लोकसभा निम्न सदन होता है, निम्न सदन का मतलब उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा, और इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन। सर इसका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन लोकसभा के, एक बात मतलब अनिश्चित का मतलब कभी भी भंग किया जा सकता है लोकसभा को, मेरा तात्पर्य नहीं कंटिन्यू रूप से। यहां पर दूसरी बात यह कि लोकसभा जो होती है वो हम ये मान के चले एक तरीके से कि जो उसका सदस्य होते हैं उन्हें, हालांकि राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी कहते हैं, इसके सदस्य, इसके जो एमपी होते हैं वो डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित होने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25। एमपी और एमएलए के लिए कितनी चाहिए, 25। तो प्रधानमंत्री के लिए भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि एमपी में से क्या बनता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी उम्र मिनिमम, 25 वर्ष। देखिए पंच सरपंच 21, एमएलए एमपी प्रधानमंत्री 25, उसके बाद उपराष्ट्रपति 30, राज्यसभा सदस्य 30, और राष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए, 35। ठीक है, इसके साथ में अब अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा 550 प्लस 2, 552, 2 एंग्लो इंडियन जो 2019 में अब इनकी नियुक्ति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या, 552, और अब कितने हैं, 543, प्लस में 2 एंग्लो इंडियन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ। देखिए 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और आप सब जानते हैं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो जो आप सब जानते हैं 1900 ये कह सकते हैं 46 में जाकर वो समाप्त बना, और उसमें 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए जापान में, किसने, अमेरिका ने। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को किसने, नागासाकी पर। किसने गिराया, अमेरिका ने। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की। साथियों जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो गांधी जी आप सब जानते हैं महात्मा की उपाधि इनको दी गई है, और हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि ये जो व्यक्ति थे ये पूरी तरीके से सादे रूप में रहते थे। साथियों इन्होंने 12 मार्च 1930 को, देखिए 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की। कहां से की, अहमदाबाद से। अहमदाबाद में कहां से की, साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, नाम सुना होगा, गाना बहुत अच्छा है। और समाप्त कहां पर किया, दांडी पर। कब समाप्त की, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर नमक बनाकर इस यात्रा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो कब प्रारंभ हुई, 12 मार्च 1930 को। कहां से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, सलाल परियोजना किस नदी पर है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चेनाब नदी। आप सब जानते हैं सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब, और आप ये भी जानते हैं कि सिंधु जल समझौता हुआ इन नदियों को लेकर। साथियों सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1960 में हुआ। किसने कराया, विश्व बैंक ने कराया। राइट, विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या हुआ, 1960 में, सितंबर की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए स्क्रीन पर। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के क्या है, राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा, शुक्र। इसे पृथ्वी की क्या कहते हैं, बहिन भी कहते हैं, भगिनी बहिन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे गर्म है। सांझ का तारा भोर का तारा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिए, सांझ का तारा भोर का तारा ये भी कहते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। और सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के। सर्वाधिक उपग्रह शनि के, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपके 5 सवाल हो गए। चलिए 8 ग्रह टोटल होता है, टोटल ग्रह कितने होते हैं, 8। और बोना ग्रह कौन सा है, बोना, वामन, वामा कहते हैं ना, वामन ग्रह, वो कौन सा हो जाएगा, प्लूटो। कौन सा हो जाएगा, प्लूटो। ठीक है, पहले 9 होते थे, इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो ये रोवर्स कप की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, रोवर्स कप फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
ये सिंपल क्वेश्चन है सीधा। 13 नंबर, भूमध्य रेखा किस अक्षांश से होकर गुजरती है? ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसे ही कहते हैं, भू का मतलब मध्य है, बीच का मतलब भूमध्य, बीच पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा, इसे ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसे ही हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, राइट। और 90 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। ये लीजिए 0 डिग्री क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फटाफट आगे बढ़िए। 14 नंबर पर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था। अगर विश्व की बात करें कि सर विश्व का कौन था, तो विश्व में कौन था? यूरी गागरिन था। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, क्योंकि प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछा गया है यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन कब गया था? तो यहां पर यूरी गागरिन विश्व का है और राकेश शर्मा किसका है? भारत का। तो ये कब गया? 2 अप्रैल 1984 को। कौन? राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री गया था। ठीक है, इसके साथ में आप देखिए नेक्स्ट, और आज की श्रृंखला का जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के केंद्र से छोड़ा गया? तो साथियों, सोवियत संघ। यहां पर सोवियत संघ का उस समय कहते थे यूएसएसएआर। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था रूस। इसे यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन इसका विघटन हो गया। तो विघटन किसका हो गया? सोवियत संघ का। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ। तो साथियों, आज का कक्षा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। नेक्स्ट सर आपके लिए लेकर आएंगे साइंस। मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो सीरीज चल रही है, अपन जो पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं, आज पेपर नंबर 4 है और इसकी मैं आपको साइंस सॉल्व कराऊंगा। देखो, इसमें जो पहला सवाल है आपका, वो है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो सर्वाधिक मान होता है वो ध्रुवों पर होता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। एक तो जो ध्रुव है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और दूसरा जो ध्रुव आता है उसको बोलते हैं मान लो दक्षिणी ध्रुव। आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ध्रुवों पर पाया जाता है। और जो मध्य में जो पृथ्वी होती है उसको जो 2 भागों में बांटता है उसको अपन बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब सवाल आपसे बोलेगा सर बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक जो मान होता है वो ध्रुवों पर होता है। सबसे कम जो होता है, सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, सबसे कम जो होता है वो भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। अगला, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। इसमें बात कर रहा है आरबीसी की। देखो, आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो है इसको अपन बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, और इसको हिंदी में कहते हैं मान लो लाल रक्त कणिका। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 से 120 दिन। तो सबसे कम जो होता है वो 20 दिन होता है, ज़्यादा होता है वो होता है 120 दिन। सबसे अधिक जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो सर आपके कुत्ते में पाया जाता है, और वो होता है सर आपका 124 दिन। कुत्ते में आरबीसी जो होती है वो 124 दिन मतलब उसका जीवन काल होता है। तो अगर ऐसे बोले सर लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है कितना है, तो वो है आपका 20 से 120 दिन। अगला, प्रकाश का वेग और ध्वनि के वेग से है। तो देखो, प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से कम है या ज्यादा है, ये पूछ रहा है इसके अंतर्गत। तो देखो, जो प्रकाश का वेग है वो होता है सर, जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का जो वेग है वो सर सर्वाधिक होता है आपका निर्वात में, उससे कम जो होता है सर वो होता है आपका गैस में, उससे कम जो होता है वो द्रव में होता है, और उससे कम जो होता है वो ठोस में होता है। जो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में होता है सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में जो प्रकाश होता है उतना चलता है। दूसरा, जो ध्वनि होता है, ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद जो होता है सर वो होता है आपका द्रव में, और उसके बाद जो होता है वो होता है गैस में। सबसे अधिक जो ध्वनि है वो ठोस में चलती है, और कल पढ़ाया था मैंने आपको कि ये चलती है सर स्टील में, और स्टील को अपन बोलते हैं इस्पात। इसका जो वेग का क्रम होता है, वेग का जो मान होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। आपको ध्यान रखना है, जो एनसीईआरटी चलती है उस एनसीईआरटी में दोनों मान दे रखे हैं, एक तो 331 दे रखा है और एक 332 दे रखा है। जब भी सवाल आएगा तो एक ही ऑप्शन आएगा ऐसा। तो देखो, जो प्रकाश का वेग है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। अगला आता है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है।
तो जो वायु होती है उसमें जो ध्वनि की चाल होती है, इसमें दे रखा है ये वाला ऑप्शन ए। अभी पढ़ाया मैंने आपको पहले सवाल में 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। देखो इसमें पूछ रहा है वो कोशिका के बारे में, सेल की अपन बात करेंगे इसमें। तो सेल में जो पावर हाउस होता है जिसको अपन बोलते हैं शक्ति घर, इसको शक्ति घर भी कहा जाता है। जो आपका शक्ति घर होता है इसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो ऊर्जा होती है वो आपकी एटीपी के रूप में पाई जाती है, एटीपी। एटीपी जो होता है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आपको ध्यान रखना है सर कि जो एक एटीपी होता है इसका जो मान होता है एक एटीपी का वो होता है 7.4 किलो कैलोरी। 7.4 किलो कैलोरी जो होता है वो एक एटीपी बनाता है। तो जो जीवित कोशिका होती है उसमें जो ऊर्जा मुद्रा है आपकी वो है आपकी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। देखो जो हीरा है और ग्रेफाइट जो है, अपन जब पढ़ते हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बन जो होता है इसके अपर रूप आते हैं, और जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं वो होते हैं आपके 3। क्रिस्टलीय जो अपर रूप हैं वो आपके 3 हैं। एक तो आता है इसमें पहला हीरा आता है, दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट बोलते हैं, और तीसरा जो आता है इसको अपन बोलते हैं फुलरीन। जो आपका हीरा है इसके जो क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन है। तो ये पूछा है इसमें अपरूप लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर लिखा होना चाहिए अपर रूप, अपर रूप। अगला लिखा हुआ सर समाकृतिक। तो देखो ऐसा नहीं होता, समाकृतिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हीरा होता है वो चतुष्फलकीय होता है, और जो आपकी ग्रेफाइट होती है वो षटफलकीय होती है। तो ये मतलब समाकृतिक नहीं होते, आकृति समान नहीं होती है। आगे लिखा हुआ है सर आइसोमर लिखा हुआ, और आगे लिखा हुआ आइसोवार्स। तो आइसोमर जो होता है इसको अपन बोलते हैं समयावयवी। इसका अर्थ यह है कि सर जो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है इनमें जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। तो इस ऑप्शन को यहाँ पे इसलिए गलत लिखा गया है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आइसोमर। अगला सवाल, ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का जो सबसे प्राकृतिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जो प्रकृति ने बनाया है। और जो सबसे बड़ा है तो प्राकृतिक जो होता है सर वो होता है सूर्य। सूर्य जो होता है ये सर आपका जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल का क्या होता है सर? सेंटर बिंदु होता है, मतलब केंद्र होता है। ये सबसे बड़ा स्रोत है। और कैसा है सर? ये प्राकृतिक है, तो सूर्य आएगा इसके अंतर्गत। अगला, कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? तो देखो इसमें पहला लिखा हुआ सर फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है गैस होती है। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ इसमें सर वो लिखा हुआ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है पत्थर का रूप होता है, जिसको अपन बोलते हैं संगमरमर बोलते हैं, ग्रेनाइट घरों में बिछाते हैं। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो है हीरा। तो हीरा जो होता है सर वो कार्बन का अपर रूप होता है। अगला, मनुष्य के हृदय में कितने भाग हैं? मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि मानव का जो हार्ट होता है वो कितने भागों में विभाजित है, या उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। देखो जो मानव का हृदय होता है वो सर 4 कक्षीय होता है। इसको 4 कक्षीय बोल सकते हैं अपन लोग, और इसको अपन कोष्ठीय बोल सकते हैं, 4 कक्षीय या कोष्ठीय। तो मानव का जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। और इसमें जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 है ये सर मछली का होता है। मछली का जो हृदय होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, 2 पार्ट्स होते हैं उसके अंतर्गत। तो मछली का हृदय 2 कक्षीय होता है। तो आपको याद रखना है, ये वाला सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मछली का हृदय कितने कक्षीय है? तो 2 कक्षीय होता है। अगला सवाल, सूर्य में कौन सा तत्व अधिकतम पाया जाता है? देखो सूर्य जो होता है, सूर्य के अंतर्गत जो क्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं सर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होती है इसमें सर 2 गैस होती है सूर्य के अंतर्गत। एक तो होती है आपकी हाइड्रोजन, और एक जो होती है सर आपकी वो होती है हीलियम। एक तो हाइड्रोजन और एक कौन सी है? हीलियम। जो हाइड्रोजन होती है ये सर 72% पाई जाती है, और जो ये होती है आपकी सर ये 28% पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सर कि सूर्य में सर्वाधिक जो गैस मिलती है वो मिलती है आपकी हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के बारे में बताया जाता है सर कि इसको अभ्यस का ईंधन कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो ब्रह्मांड के अंतर्गत पाए जाने वाला तत्व है वो भी आपका कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगला सवाल, अगला आता है सर आपका कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखो यहां पर वो बात कर रहा है आपके रक्त की। मैंने आपको कई बार बताया है कि रक्त का जो पीएच मान होता है सर वो होता है आपका 7.4 होता है। इसकी जो औसत रक्त होता है मानव में, औसत जो रक्त है उसकी जो मात्रा होती है सर होती है 5 लीटर। 5 लीटर। अगला जो रक्त होता है, रक्त में पाई जाती है आपकी आरबीसी, और आरबीसी जो होती है इसका जो रंग होता है लाल।
वो लाल होने का जो कारण होता है वो आपका होता है सर हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है अपन इसको डिनोट करते हैं सर HB से, इस प्रकार से इसमें HB से क्या करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कारण मानव की जो आरबीसी वो लाल होती है और मानव का जो रक्त है वो भी कैसा होता है, लाल होता है। अगला आता है इसमें सर पित्रस। तो देखो पित्रस जो होता है ना, ये तो सर अपना जो लीवर होता है उसमें बनता है, और लीवर जो आपका पित्रस है पाचन भाग लेता है। अगला सवाल, इसका करेक्ट आंसर आएगा सर कि ये रक्त में पाया जाता है। डीएनए कहाँ मौजूद होता है, ये कोशिका की बात कर रहा है, तो कोशिका में जो डीएनए होता है वो सर आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है इसको अपन केंद्रक कहते हैं, इसको केंद्रक कहा जाता है। जो इसका आरएनए है, आरएनए का फुल फॉर्म होती है सर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। जो आपके पादप वायरस होते हैं जैसे टीएमबी, तंबाकू मोजेक वायरस, उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। अगला जो आता है सर इसमें आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है, 55% भाग पर मिलता है। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का अर्थ क्या है सर, आनुवांशिक पदार्थ। और जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं आपके, उनकी जो मात्रा जो संख्या है वो 2 है, एक तो होती है डीएनए और दूसरा जो होता है वो होता है आरएनए। तो डीएनए जो होता है ना, ये मानव का आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। अगला, प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। देखो जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के अंतर्गत जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो होते हैं सर आपके आवश्यक और एक होते हैं सर आपके अनावश्यक। आवश्यक जो होते हैं सर वो भी 10 होते हैं, और जो अनावश्यक होते हैं वो भी कितने होते हैं, 10। तो टोटल कितने हो गए सर, ये 20। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो का जो मुख्य संगठन होता है जिससे प्रोटीन बनती है वो अमीनो अम्ल होता है, और अमीनो अम्ल की जो मात्रा होती है वो 20 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आपका, 20 है। अगर आपसे ये बोले कि सर प्रोटीन जो होता है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत आता है इसका सर सोयाबीन। सोयाबीन आता है सबसे अच्छा, बाकी में सर सभी दालें आती हैं, जितनी भी दालें आती है आपकी, चाहे वो मूंग मसूर किसी भी चीज की हो, सब में प्रोटीन पाया जाता है। एक होता है आपका मशरूम, और जो मशरूम होता है इसको अपन छत्रक बोलते हैं, छत्रक कहा जाता है इसको। ये जो होता है सर ये भी प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। और जो आपका प्रोटीन है ये सर शैवालों में मिलता है। एक तो जो शैवाल आता है आपका, उसका जो नाम है उसको अपन बोलते हैं सर स्पाइरुलिना, और स्पाइरुलिना जो होता है इसको अपन लोग अंतरिक्ष का भोजन कहते हैं। एक और होता है इसके साथ साथ में जूक्लोरेला, अंतरिक्ष का भोजन, फूड ऑफ स्पेस। तो जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जैसे हमारे विश्व में सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री था उसका नाम था यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ रूस का रहने वाला था। दूसरी जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी उसका नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा, वो भी रूस की रहने वाली थी। भारत का जो था वो राकेश शर्मा था। दूसरा जो था वो कल्पना चावला थी। तीसरी जो थी वो थी सर आपकी सुनीता विलियम्स। तो जो ये अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो अंतरिक्ष में निवास करते हैं, तो वहां खाने के लिए शैवाल का यूज करते हैं। तो शैवाल जो होता है इसको अंतरिक्ष का भोजन कहा जाता है, फूड ऑफ स्पेस। अगला आएगा सर इसमें सवाल आपका, अगला देखो, नोबेल गैस के खोज किसने करी। तो देखो केविन नाम का कोई वैज्ञानिक नहीं था, यह है सर आपकी क्यूरी की बात कर रहा है। तो ये मैडम क्यूरी ने तापमान की खोज की थी। आपको ध्यान रखना है ये फिजिक्स में एकमात्र महिला वैज्ञानिक थी। इसमें अगला लिखा हुआ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो है इसने जो खोज करी थी वो सर आपके नाइट्रोजन की करी थी। और अगला जो लिखा हुआ सर नोबेल गैस है, इसको अपन बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। इसके जो खोजकर्ता आते हैं सर वो आते हैं आपके विलियम राम से। अगला सवाल, कार्बन परमाणु के भायतम, यहां पे प्रकाश लिखा हुआ है, ये प्रकाश गलत है, यहां पर आएगा सर कोष। भायतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कार्बन होता है उसके जो भायतम कोष जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है सर वो होती है 4। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह आता है सर वो आता है C। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है सर आपका 6। परमाणु क्रमांक जो होता है सर वो 6 होता है। और इस पर जो संक्रमण आता है, संक्रमण जो होता है सर वो होता है आपका sp3 संक्रमण होता है। और इसका जो भायतम इलेक्ट्रॉन होता है भायतम कोष में, उनकी संख्या होती है 4। अगला सवाल, थैंक यू, धन्यवाद। विद्यार्थियों नमस्कार। पेपर नंबर 4 का मैथ का पार्ट, प्रश्न नंबर 31, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो विद्यार्थियों 2 अंक की संख्या अपनी शुरू होती है 10 से। कहाँ से? 10 से शुरू होके 99 तक।
एक अंक की संख्या होती है 1 से शुरू होके 9 तक। 3 अंक की होती है 100 से शुरू होके 999 तक। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 10। ये आपका राइट आंसर है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10। अगला प्रश्न है 1600। 1600 का वर्गमूल। तो साथियों 1600 का वर्गमूल आएगा कितना? 40। अगला प्रश्न है आपका एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। तथा विक्रय मूल्य दे रखा है 650। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें लाडलो सबसे पहले तो आपको लाभ निकालना है। क्या निकालना है? लाभ। ये विक्रय मूल्य है आपका 650। तो लाभ हुआ आपको 150 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत होता है आपका लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये 00। 5 से डिवाइड करेंगे 150 को 30 बार। तो इसमें क्या हो गया लाडलो? लाभ कितने का हुआ? 30% का। आपका राइट आंसर आया 30%। अगला प्रश्न 14, 28, 56, 84 का लस्य मतलब एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है आपको। एलसीएम निकालने का तरीका 14, 28, 56, 84। 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया। 28 को 2 से डिवाइड किया 14, 56 को किया 28 और 84 को किया कितना आएगा? 42। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 का 7 रहेगा। 14 से हो गया 7, 28 से बन गया 14 और 42 से बन गया 21। फिर 2 से डिवाइड किया ये 7 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 7 आ जाएगा, ये 21 का 21 रहेगा। 3 से डिवाइड किया 7, 7, 7 और यहाँ पे 7 आ गया। 7 से डिवाइड किया 1, 1, 1 और 1। आपको डिवाइड करना है जब तक लास्ट में 1, 1 ना आ जाए। बाकी इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168। तो आपका एलसीएम लैसे आ गया 168। अगला प्रश्न 101, 103, 105, 107 और 109 का औसत ज्ञात करना आपको। एवरेज। तो लाडलो जब आपके सामने लगातार संख्या, आपके प्रश्न में लगातार संख्या और एक ही क्रम में लगातार, या तो उनमें अंतर समान हो या क्रमागत हो, इनमें अंतर समान है सब में 2-2 का। तो इस स्थिति में आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या, इस स्थिति में एवरेज के लिए आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। 101 और 109 आ जाएगा 210। 210 में 2 का भाग देंगे, एवरेज आ गया अपना कितना? 105। तो एवरेज कितना आ जाएगा इस स्थिति में? 105। अगला प्रश्न आपका लोग n 2 है, 2 की पावर n है बराबर 3 है। इसको लॉगरिथम तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा। डायरेक्ट इसको करने का तरीका बताता हूँ। ये दोनों आपस में पक्षांतन हो जाती है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 के बाद पक्षांतन होंगे, यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा और n इधर आ जाएगा। 2 की पावर 3 कितना आ गया? 8। तो आपका n का मान कितना आ गया? 8। कितना आएगा? 8। लॉगरिथम वाले तरीके से करने बैठे को तो बहुत लंबा सवाल बैठ जाएगा। बस आपको इनको पक्षांतन करना है। ये यहाँ आ जाएगा उठ कर, ये यहाँ आ जाएगा। तो 3 आ गया आपका, यहाँ n चला गया यहाँ। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है अपना 8। तो n का मान कितना आ गया? 8। अगला प्रश्न किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाने पर वर्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो लाडलो इसमें पूछा है आपको क्षेत्रफल पे वृद्धि। ये प्रश्न करने का तरीका सबसे पहले 100 मान लिया। 20% की वृद्धि कर रहा है 120। क्षेत्रफल में आपको 2 बार बढ़ानी है। कितने बार बढ़ानी है? 2 बार।
यदि इस स्थिति में ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है, परिधि, क्षेत्रफल और आयतन। परिधि परिमाप एक ही बात होगी, इसमें आपको एक बार बढ़ाना है, क्षेत्रफल में 2 बार, आयतन में 3 बार। ये आप नोट कर लेना, इस स्थिति में आपको प्रश्न को बढ़ाना है। परिधि या परिमाप पूछे तो आपको 1 बार बढ़ाना है, क्षेत्रफल पूछे तो 2 बार, आयतन पूछे तो 3 बार। यहाँ पे आपका पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में कितनी बार बढ़ाएंगे? 2 बार, तो हमने 2 बार यहाँ पे बढ़ा दिया। वृद्धि की बात करें तो 100 में जोड़ना है, कमी की बात करें तो 100 से घटाना है। अब 100 में 20 जोड़ा, वृद्धि की बात करें 120 होगा, यहाँ 120 होगा, बाद इसमें बस डिवाइड करना है, हो गई। 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144, 100 से 144 हो गया, कितनी वृद्धि हो गई यहाँ पे? 44% की वृद्धि। यह आपका आंसर आ गया, 44%। अगला प्रश्न, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक की संख्या होती है 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12, 13, 14। तो इनमें अभाज्य संख्या आएगी कौन सी? 11। तो ये आपकी 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। 1 अंक की सबसे बड़ी, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये आपकी होती है 7, और 1 अंक की सबसे छोटी होती है 2। 2 अंक की सबसे बड़ी पूछे तो वो होती है आपकी 97। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 20% 60, तो संख्या का मान निकालना है। मतलब कि आपको 20% की वैल्यू दी गई है, 20% है 60, 1% बराबर आएगा 60/20। संख्या निकालनी, संख्या अपने आप में 100% होती है। 60/20 मल्टीप्लाई 100, 20 से डिवाइड किया 60 को 3 बार, यह आ गया आपका 300। संख्या आ गई आपकी 300। अगला प्रश्न, 1 का 15% का की जगह गुणा हो जाएगा 15/100 बराबर है 20 का 25%। बराबर में है अंश से अंश और हर से हर कट जाता है। 15 को 5 से डिवाइड कर दो, 3 आ जाएगा। 5 से डिवाइड किया इसको 5, तो ये आपका हो गया 3a बराबर 5b। a अनुपात b पूछा है, जब 2 संख्या में हो तो दोनों को पक्षांतन कर दो, उल्टा सुल्टा, तो 5:3 आपका आंसर, 5:3। अगला प्रश्न है, राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है। आयु मतलब एज, ये राम और मोहन। राम की आयु जो मोहन की आयु से 3 गुनी है। मोहन की 1 हो जाएगी, राम की 3। यदि राम की आयु 15 वर्ष है, यहाँ पे 3 की वैल्यू 15 दे रखी है, कितनी? 15। तो मोहन की आयु पूछनी है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 15 के बराबर है, तो 1 हो जाएगा 5 के बराबर। यह आ गई आपकी मोहन की आयु 5 वर्ष। अगला प्रश्न, किसी वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग मीटर, तो बताओ वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बराबर 154, r² 154 और पाई का मान होता है 22/7। यहाँ 22 लगाएंगे, 7 आपका मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 22 से कट गया ये 7 बार, 7 गुणा 7, r² आ गया आपका 49, r² ये 7 का पावर हो जाएगा, पावर से पावर कट गया, r बराबर आ गया 7। r बोलते हैं त्रिज्या को, तो आपकी त्रिज्या आ गई 7 मीटर। अगला प्रश्न, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। ए की आय है जो बी की आय से 25 अधिक है, ये 125 हो जाएगी। बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 125। आगे कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये जो बी है ए से कितने कम है भाई? 25। 25 कितने से कम है? 125 से, मल्टीप्लाई 100। 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से डिवाइड होगा 20, तो कितना कम है? 20%। अगला प्रश्न, tan 60 का मान √3।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। ये आपका अगला प्रश्न, पी और क्यू भाई है, दो कैंडिडेट हैं, पी और क्यू दोनों भाई हैं, प्लस कर लो मेल पे। उसके बाद बोल रहा है आर और एस बहनें हैं, ये आर और एस दोनों बहनें हैं, फीमेल है तो इसको माइनस से दर्शा लो। पी का पुत्र एस का भाई है, जो पी का पुत्र है वो एस का भाई है। पुत्र यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं दे रखा, तो इन भाई हो गया तो इन दोनों के बराबर होगा ये प्लस। प्रश्न पूछ रहा है आपका क्यू का आर से संबंध, जो क्यू है ना वो आर का क्या लग रहा है, ये जो क्यू है ये इसका भाई हो गया यहाँ पे, तो ये इनका पापा हो गया दोनों का, तो ये पापा का भाई हुआ तो इनका क्या लगेगा, चाचा, क्या लगेगा, चाचा। ये आ गया आपका आंसर, चाचा। अगला प्रश्न, निम्न में से विषम संख्या, आपके सामने संख्या है 2 है 3 है 4 है और 5। अब इसमें से विषम संख्या देखो, सम विषम को लेके चले तो देखो 2 सम है, 2 क्या है विषम, तो इसमें देखो ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, ये 3 आपके सामने कौन सी संख्या है, अभाज्य। एकमात्र 4 ये क्या है, भाज्य संख्या, तो विषम कौन सा होगा इनमें से, 4। विषम का मतलब रीजनिंग में होता है अलग, क्या होता है, अलग। अगला प्रश्न, श्रृंखला दी गई है, 6 है 8 है 48 है 7 है और 9 है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंगा 48, ऐसे ही आपको 709 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 नम्मा 63। अगला प्रश्न है, प्रिया सुबह के समय कब, सुबह सूर्योदय के समय बगीचे में क्या कर रही थी, घूम रही थी। यह आपकी दिशा है उत्तर, यह आपका है पश्चिम और यह आपका है पूर्व और यह आपकी दिशा हो गई दक्षिण। तो आपको पता होना चाहिए सूरज कौन सी दिशा से उगता है, पूर्व से, हो गया। उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही है, सुबह के समय प्रिया घूम रही थी बगीचे में, अनीता उसके सामने से आ रही है। उसके बाद देखा सामने से अनीता आ रही है, अनीता की छाया प्रिया के बाईं ओर, मतलब जो प्रिया जा रही थी उसके बाईं तरफ अनीता की छाया पड़ रही थी। सूरज पूर्व दिशा से उग रहा है तो सूरज की छाया कहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा में अनीता का बायां हाथ होना चाहिए। तो पश्चिम दिशा में कब आएगा अनीता का बायां हाथ, जब अनीता उत्तर दिशा में जाएगी। जब यहां से अनीता जा रही है, प्रिया सॉरी, यहां से प्रिया जा रही है और ऊपर से कौन आएगी, अनीता। अनीता इधर आएगी, प्रिया कहाँ जाएगी, उत्तर दिशा में, अनीता आएगी दक्षिण दिशा में। अब पूछ रहा है प्रिया किस दिशा की ओर जा रही है, तो प्रिया कौन सी दिशा में जा रही है लाडलो, प्रिया उत्तर दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये दिशा वाले प्रश्न आए तो हमेशा जो सूरज वाला प्रश्न आए तो डायग्राम के हिसाब से करना। सुबह की बात करें तो सुबह सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से। शाम की बात करें तो सूरज कहाँ रहेगा, पश्चिम दिशा में। शाम की बात करें तो सूरज आपको कहाँ करना है, पश्चिम पे। अगला प्रश्न है, ACT को 24 लिख रहा है, ACT बराबर कितना दे रखा है, 24। A होता है आपका 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे और T कितना होता है 20 पे, T20 बोलते हैं। तो इनके बराबर 24 दे रखा है, तो इनको जोड़ दो, 20 3 23 और 1 24। ऐसे ही SHE के बराबर आपको निकालना है। S कितने पे होता है, H तो 8 पे आ गया, E आ गया 5 पे, S होता है 19 पे, कितने पे, 19 पे। जोड़ दो, 19 और 8 27 और 5 19 और 8 27 और 5 32। आपका आंसर आ गया 32। जोड़ना है सबके अंक। तो लाड़ दो, पेपर नंबर 4 आपका समाप्त हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।